अब आते हैं, मैं हिंदी को जो है एक चैप्टर आपका जो है पढ़ाएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द। और ये लगभग सारे एग्जामों में पूछे आते हैं क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है कोई विकल्प नहीं होता है, केवल क्या किया जाता है, इसको रटा जाता है, याद किया जाता है। बाकी हम सोच रहा हूँ कि इसको याद ना करके शब्दों में ही इसके अर्थ छुपे होते हैं। यदि उस चीज को यदि जान लेते हैं तो हमें जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कभी रटना नहीं पड़ेगा। यदि एक बार समझ गए तो वो चीज जहां भी यदि आपको एग्जाम देंगे ऑप्शन में होगा, उसको क्या कर देंगे, तुरंत टिक कर देंगे। तो मैं ये प्रयास करना चाहता हूँ कि आपको जो है रटना न पड़े, चीजों को समझना हो। और हिंदी में समझिए रटने वाला तो होता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान से समझेंगे और शब्दों पे पकड़ आपका मजबूत होना चाहिए। और अनेक शब्दों का एक शब्द का मतलब ही होता है कि कई शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द प्रयोग करना ही क्या कर सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। और जब हम शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तो सोचिए आपका पर्यायवाची आसान हो जाएगा, विलोम आसान हो जाएगा, और प्लस वो शब्द कहीं पे दिखेगा तो उसका आप अर्थ समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और यदि हम इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, तो आप तो एग्जाम में प्रश्न तो बना लेंगे। तो बात यह है कि वो है चीज क्या, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। बस आप यही कहेंगे कि होता है तो होता है। अब क्यों होता है, इसका रीजन हमारे पास क्या है, नहीं है। तो ये थोड़ा समझिए कि ये एक्चुअली रटने वाला टॉपिक है ही नहीं, ये समझने वाला है। क्योंकि अधिकांश टीचर क्या करते हैं, इसको रटवाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा छोटा सा प्रयास है कि इसमें आपको समझाया जाए और आसानी से जो है, जैसे आपको जानना है कि एसएससी जीडी, यूपीएसआई या अदर एग्जाम जितने भी मतलब आपके यदि हिंदी सिलेबस होता है तो आपका ये टॉपिक जरूर रहता है। तो यहाँ पे आइए हम शुरू करते हैं कि ये टॉपिक कि इसमें समझ कैसे विकसित किया जाए और कैसे समझते हुए इस चीज को याद किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण आपके हर एग्जाम में पूछता है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पे है जठर, ये क्या है, जठर। और आप लोग सुने होंगे इसके नाम, जैसे जठर जो है, यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो जठर आप लोग पता होगा कि आपका जो है क्या होता है, अग्नाशय होता है। एक कार्ड गलत हो गया, अग्नाशय जो है अमाशय बोलना चाहिए, अग्नाशय। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आप लोग सुने होंगे जठर। तो आप जानते होंगे कि आपका जो है, जो आपका बायोलॉजी होता है और जठर रस होता है, आपको पाचन तंत्र में पढ़े होंगे। तो आप जानते हैं अमाशय में एक जठर रस प्रवाहित होता है। तो आप जानते होंगे जठर आपको कहाँ होगा, तो पेट में होगा। तो जठर का कहाँ होगा, ये पेट होगा। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या जोड़ दें, आपका जो है यहाँ पे अग्नि जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अग्नि। तो अग्नि आप जानते हैं। तो यहाँ पे यदि संधि आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे यदि बनाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जठराग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जठराग्नि। और ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है कि आपको जठराग्नि का मतलब होता है कि पेट में लगने वाली आग। अब देखिए जठर कहाँ होता है, तो पेट में होता है। कहाँ होता है ये आपका पेट में होता है। और अग्नि का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, आग। तो पेट में लगने वाले आग को हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो आपका जठराग्नि बोलेंगे। या कभी कभी आपको ये ना हो कि आपका क्या होगा, जठर और प्लस आपका अनल। अनल भी क्या है, अग्नि का प्रवाची होता है। तो इसे यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जठरानल। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जठराग्नि या जठरानल, मतलब इसका मतलब है कि पेट में लगने वाले आग को आप जो है एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जठराग्नि या क्या कहेंगे, जठरानल। इसका मतलब ये हुआ कि जठर प्लस अग्नि क्या हो जाएगा, जठराग्नि। और यहाँ पे जो है जठर प्लस अनल मिलके क्या होगा, जठरानल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जठर कहाँ मिलेगा, तो पेट में। जब भी आपको ये पूछा जाएगा कि आपको जो है जठराग्नि मतलब पेट में लगने वाली आपको क्या कर देंगे, तो जठराग्नि। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला चलते हैं यहाँ पे कि अगला इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछता है, आपका जो है जैसे मान लीजिए दाव प्लस क्या होता है, अग्नि। इसी प्रकार से दाव प्लस अनल। तो ये कह सकते हैं दाव। दाव का मतलब क्या होता है कि ये होता है जंगल। क्या होता है, जंगल।
तो दाव का मतलब होता है जंगल, और अग्नि का मतलब आपको पता है क्या होता है, आग। तो अब समझ सकते हैं कि यहाँ पे दाव का मतलब जंगल और अग्नि का मतलब क्या होगा, आग। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जंगल होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनल भी क्या है, ये आग का प्रवाची है। और आप प्रवाची जब पढ़ाएंगे तो वहां पे जो है बताया जाएगा ये कि अनल किसकी प्रवाची है, तो आग का है। तो यहाँ पे समझिए यदि इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दवाग्नि। और यदि इसे आपके संधि के नियम से जोड़ते हैं तो दवा नल। तो ये कह सकते हैं कि जंगल में लगने वाली आग को आप एक शब्द में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, या तो ऑप्शन में क्या होगा, दवाग्नि होगा, या तो ऑप्शन में क्या होगा, दवानल होगा। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आपके जो है जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो दवाग्नि या दवानल। तो कभी कभी ऑप्शन में ये रहता है, कभी कभी ये रहता है, इसका मतलब दोनों जानिए। अब सिंपल सी बात है, ये अग्नि मने भी आग होता है, ये अनल भी आग होता है। इसी प्रकार का एक और शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होता है, बड़ प्लस अग्नि, और उसी प्रकार से क्या होगा, बड़ प्लस अनल। तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे बड़ों का मतलब होता है जल, या क्या होता है, समुद्र, और अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है, ये आग का प्रवाची है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, बड़ों का मतलब क्या होगा, जल या क्या होगा, समुद्र, और अग्नि माने आग, जानते ही हैं। तो यदि इसे संधि के नियम से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि। और यहां पे जोड़ेंगे तो यहां पे होगा बड़वानल, हो जाएगा बड़वानल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है कि जल और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे एक शब्द में, तो बड़वाग्नि, या क्या कर सकते हैं, बड़वानल। ये दोनों सही है, कभी कभी ये आपका होता है, कभी कभी ये होता है। तो ये ध्यान देना है कि दोनों में से कौन है, बाकी दोनों सही है आपका। तो यहां पे आपको 3 शब्द बताए जो आपको आग से संबंधित है। जैसे आपको पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, या आपको क्या कहेंगे, जठरानल। उसी प्रकार से आपको जो है जंगल में लगने वाली आग को तो दवाग्नि या दवानल होगा। उसी प्रकार से जो है आपका जो है जल में लग जाए या समुद्र में, तो जल और समुद्र में लगने वाले आग को क्या कहेंगे एक शब्द में, तो बड़वाग्नि या बड़वानल। बात समझ में आएगी नहीं। अब आते हैं अगला जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां पे समझते हैं, आपको एग्जाम में पूछाता है। ये होता है आपका मान लीजिए यज्ञ, फिर आपका हो गया सर्वज्ञ, फिर हो गया आपका अल्पज्ञ, फिर हो गया आपका जो है बहुज्ञ। अब देखिए यहां पे 4 शब्द हैं और इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो समझिए किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो जो भी आप एग्जाम देंगे तो वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको आपके 4 शब्द लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये चारों आसान है आपको। देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्ञ, यदि यहाँ पे देखा ना पीछे क्या लगा है, ज्ञ लगा है, तो ये ज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला, जानने वाला। तो यहाँ पे जो है जानने वाला, तो यहां पे क्या हो गया, जब भी यहां पे क्या होगा मतलब क्या होगा, जानने। हाँ अगला देखते हैं, यहां पे आपका जो है 4 शब्द हैं। एक आपका क्या होता है, और एक हो गया आपका जो है सर्वज्ञ, ये हो गया आपका जो है अल्पज्ञ, और एक हो गया आपका जो है बहुज्ञ। तो ये आपके जो है 4 शब्द हैं, और चारों जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे देखिए क्या लिखा है, ज्ञ। तो यहाँ पे ज्ञ का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला, जानने वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ज्ञ का मतलब यहाँ पीछे है, तो यहाँ पे जानने वाला का। यदि यहाँ पे देखिए और यदि किसी मूल शब्द के आगे लगता है, यदि अ को किसी मूल शब्द के आगे लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है नहीं,
इसका मतलब है किसी मूल शब्द के आगे अ लग गया तो उसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो इसका मतलब होता है ज्ञ माने क्या होता है? जानने वाला, और अ लग गया नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एकदम बकलोल, मतलब एकदम गंवार। तो कहने का मतलब जो कुछ न जानता हो, समझिए वो अक्षर को भी न पढ़ पाए, तो उसी को क्या कहेंगे? आपको जो है कि अज्ञ, जो कुछ न जानता हो तो एक शब्द में क्या कहेंगे? वहां पे अज्ञ कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब आते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? सेम इसी प्रकार से होगा क्या? यहाँ पे ज्ञ का मतलब जानने वाला। अब यहाँ पे देखिए सर्व लिख गया, तो सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। और क्या ज्ञ का मतलब? जानने वाला। इसका मतलब यह कि सब कुछ जानता हो। समझिए पंडित, जो लोग विद्वान होते हैं, बहुत कुछ स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो वो सब कुछ जान जाते हैं, तो उनका मतलब ये हुआ कि जो सब कुछ जानता हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? तो सर्वज्ञ कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपको देखते हैं, यहाँ पे अल्प। अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का क्या मतलब होता है? कम। और ज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। जो समझिए बहुत कम जानता हो तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अल्पज्ञ कहेंगे। उसी प्रकार से बहु का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होगा अधिक। क्या होगा? अधिक। और यहाँ पे ज्ञ का मतलब क्या होगा? जानने वाला। तो मतलब ये क्या होता है? बहुत ज्यादा जानता हो उसे क्या कहेंगे? बहुज्ञ। अब देखिए यहाँ पे ये चारों शब्द के अर्थ समझ में आ गया आपको। यदि अज्ञ लगा है तो यहाँ पे ज्ञ का मतलब जानने वाला, और लग गया मतलब नहीं, जो कुछ न जानता हो तो वो क्या कहलाएगा? तो अज्ञ। उसी प्रकार से सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। और ज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो आपको जो बोलेंगे सर्वज्ञ बोलेंगे। अल्पज्ञ का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अल्प माने क्या होता है? कम होता ही है। और ज्ञ माने जानने वाला, जो बहुत कम जानता हो। और बहुज्ञ मतलब क्या होता है? कि मतलब बहुत ज्यादा। और ज्ञ माने जानना, जो अधिक जानता हो उसे क्या कहेंगे? बहु कहेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कुछ न जानता हो उसका यहाँ पे विलोम भी याद कर सकते हैं, सर्वज्ञ। मतलब अज्ञ का विलोम क्या? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विलोम ऑटोमेटिक यहाँ से बन जाता है, क्योंकि आपको पता हो गया। यदि अल्पज्ञ क्या है? जो कम जानता हो, और इसका विलोम भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहु। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि यदि शब्द का अर्थ पता हो तो परिवाची और विलोम क्या होगा? एकदम आसान हो जाएगा। अब आते हैं इसी प्रकार से अगला देखते हैं। यहां पे अब शब्द है आपके अनुज, और यहां पे फिर अगला जो है अग्रज, फिर अंडज। तो यहां पे देखिए, यहां पे जौ का मतलब क्या होता है? जौ यदि समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए जौ का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जन्म तो मतलब जौ का मतलब क्या समझेंगे? जन्म लेने वाला। अब देखिए यहाँ पे अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। और जौ का मतलब जन्म लेने वाला। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो पीछे जन्म लिया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुज। जैसे आपका छोटा भाई, आप छोटे भाई को क्या बोल सकते हैं? अनुज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनु माने पीछे, और जौ माने जन्म लेने वाला। तो छोटा भाई क्या होता है? बाद में जन्म लेता है, तो उसे हम कहते हैं अनुज। अब आता है अग्रज। तो यहाँ पे अग्रज का मतलब होता है, अग्र माने क्या होता है? आगे। और जौ का मतलब क्या समझ सकते हैं? जन्म लेने वाला। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो है, जो आगे जन्म लिया हो उसी को एक शब्द में क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। इसका मतलब बड़ा भाई, मतलब जो आपसे पहले जन्म ले चुका है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं एक शब्द में? तो हम कहेंगे क्या? अग्रज। अब उसी प्रकार से क्या है? अंड। अब जानते हैं अंड माने क्या होता है? अंडा। अंड माने क्या होता है? आपका जो है अंडा। और यहाँ पे जौ का मतलब जन्म, मतलब जिसका जन्म किससे हो? अंडे से हो, तो उसे बोलते हैं अंडज। तो इसका मतलब तीनों का अब जो है अर्थ समझ गए होंगे। अनु का मतलब क्या समझेंगे? पीछे। और जौ का मतलब क्या? जन्म लेने वाला। अग्र का मतलब क्या समझेंगे? आगे। और जौ का मतलब क्या समझेंगे? जन्म लेने वाला। उसी प्रकार से अंड का मतलब क्या समझेंगे? अंडा। और यहाँ पे जौ का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। देखिए एक और मतलब शब्द है, वो आपके अनेक शब्दों में एक शब्द नहीं पूछता है, वही प्रवाची में पूछता है, तो वो कुछ लोग डरते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसी प्रकार से पंकज। तो यहाँ पे पंक मतलब होता है कीचड़। पंक माने क्या होता है?
कीचड़, और जौ का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अब समझ सकते हैं कि जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, आपको क्या कहेंगे, कमल। तो ये कमल का क्या होता है, पर्ववाची होता है। तो पंख माने कीचड़, जौ माने जन्म लेने वाला, तो जो कीचड़ में जो उत्पन्न हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। क्योंकि ये जो है आपको अनेक शब्दों में एक शब्द नहीं पूछता है, क्योंकि यहाँ पे पर्ववाची में आपको जो है काम देगा, क्योंकि पंकज का अर्थ आपको पता होना चाहिए, मैंने पंकज माने होता क्या है। तो पंख माने आप क्या समझे, आपका कीचड़, और जौ का मतलब क्या समझे है, जन्मने वाला। तो इसी प्रकार से जो है अब अगला कुछ शब्द लेते हैं जिसको आसानी से हम समझते हैं और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आता भी है। यहां पे आते हैं आपका अजर, अमर, अटल, अटूट। तो यहां पे देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अतिथि, फिर असीम। अब यहां पे सोचते हैं, फिर यहां पे आते हैं अगोचर। तो इतने शब्दों को देखेंगे एकदम आसान है। यहां पे देखिए, यहां पे अ मिटा दीजिए, अब देखिए यहां पे भी अ मिटा दीजिए, तो अ मिटा दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, जर। आप लोग देखते होंगे कि आप कहते हैं कि हमारा साइकिल क्या हो गया, जर्जर हो गया। जर्जर का मतलब होना है पुरान हो गया है, उसमें मूर्छा जंग लग गया है। इसका मतलब जंग लग जाएगा तो इसका मतलब ये होता है, समझिए क्या होगा, वृद्धावस्था। तो यहाँ पे जर का मतलब क्या होता है, वृद्धा। क्या होगा, वृद्धा। अब देखिए यहाँ पे लग गया क्या, अ, और मैं आपको बता चुका हूं यदि किसी मूल शब्द के आगे क्या लग गया, अ लग गया, तो इसका मतलब अ का मतलब क्या होता है, नहीं। अब बताइए जर का मतलब क्या होगा, बूढ़ा, और अ का मतलब नहीं, मतलब जो कभी बूढ़ा हो ही नहीं, समझिए एकदम जवान रहे, समझिए टनाटन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अजर कहेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अ मिटा देंगे तो क्या दिख रहा है, मर। नहीं कहते जो ससुरा मर, तो उसे कोनो काम नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मर जाने को लिए कर रहा है। और यहाँ पे यदि इस मूल शब्द में अ लगा दिए, क्या हो गया, अ का मतलब नहीं। अमर माने मरना, मतलब जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं, अमर। इसका मतलब अमर का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो कभी न मरे उसे एक शब्दों में क्या कर सकते हैं, अमर। अब देखिए यहाँ पे मिटा देते हैं क्या, टल। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग जैसे कोई बात मान लीजिए आपको कहे कि ठीक है मैं आपको कर सकता हूं, तो वहां पे क्या हो गया, फिर जिस दिन काम है उस दिन कहेंगे ऐसा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चीजें बातों से क्या हो गए, टल गए। अब यहाँ पे क्या है, टल का मतलब टालना। टल का मतलब क्या होता है, टालना। अब यहाँ पे अ लग गया, तो इसका मतलब नहीं, अटल। मतलब ये हुआ कि जो चीज हम आपको कहे हैं वो करेंगे तो करेंगे, ये फिक्स है। यहाँ पे इसका मतलब मैं अपने आप पे क्या हूं, अटल हूं। अटल का मतलब मैं टलने वाला नहीं हूं। अब समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं आगे हो गया, यहाँ पे देखिए अटूट था, इसको अ मिटा दिए तो क्या हो गया, टूट। कहते हैं जो ससुरा टूट, मतलब ये हो गया, टूट का मतलब टूट जाना, बिखर जाना। अब यहाँ पे यदि उसी शब्द में क्या लग गया, और लग जाए, इसका मतलब क्या होता है, और टूट बिछता है हमारा, मतलब जो कभी न टूटे। कभी आप लोग देखते होंगे कि आपको टीवी में ऐड भी दिखाता है, अटूट बंधन है। क्या है, अटूट बंधन है। बल्कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अटूट का मतलब होता है जो न टूटने वाला, जो क्या हो, न टूटने वाला हो, उसी को क्या बताएंगे, आपका अटूट बोलेंगे। उसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, तिथि। क्या है, तिथि। तिथि का मतलब होता है दिनांक, और दिनांक मतलब फिक्स। अब यहाँ पे अ लग गया, मतलब क्या होता है, नहीं। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब जिसके आने की तिथि पता ही ना हो तो वो क्या होते हैं, अतिथि। जैसे हम लोग मेहमान लोग आते हैं ना, तो पहले क्या था, मोबाइल का जमाना नहीं था, उस समय लोग क्या होते, अचानक चले आते थे, तो कहते हैं कि अतिथि आ गए। मतलब कहने का मतलब, अब तो क्या है, मोबाइल का जमाना चल गया है, आने से पहले जानकारी मिल जाती है। तो इसका मतलब जिसकी आने की तिथि क्या हो, पता ही ना, वो क्या होगा, हमारा अतिथि होगा। अब देखते होंगे नेता लोग जब आते हैं आपको मंच पे, तो बोला जाता है कि हमारे क्या हो रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं। तो अतिथि का मतलब जिनके आने की तिथि पता ही ना हो। अब यहाँ पे क्या होता है, तो अ यहाँ पे मिटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ लग जाता है। इसे बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा। सीमा का मतलब होता है चारों ओर से घिरा भाग, मतलब एक समझिए घेरा। जैसे मान लीजिए आप लोग मैच खेलते हैं, तो मैच में क्या होता है, घेरा होता है।
और उसी को आप लोग क्या करते हैं, बाउंड्री। उसी प्रकार से क्या होता है, जो राज्य होता है उसका भी एक घेरा होता है, उसी का देश होता है तो देश का भी क्या होता है, एक घेरा ही होता है। इसके आगे यदि अ लग गया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मिट गया, मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो। मतलब यहाँ पे क्या था, सीमा, और लग गया मतलब नहीं, जिसकी कोई सीमा, जिसकी कोई बाउंड्री न हो, उसे क्या बोलेंगे, असीम बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी प्रकार से क्या मिटा देते हैं, यहाँ पे अ मिटा देंगे, क्या होगा, गोचर। गोचर का मतलब होता है दिखाई देना, जो आपके सामने हो वो क्या है, गोचर है। और यहाँ पे क्या होगा, यदि हम अ लगा देंगे तो क्या होगा, अगोचर, जो चीज दिखाई न दे। तो जो चीज दिखाई, जैसे मान लीजिए ईश्वर, ईश्वर क्या कभी कोई देखा है, नहीं देखा है, केवल कल्पना किया जाता है और माना जाता है, तो वो क्या है, ईश्वर को हम मान सकते हैं। ईश्वर क्या है, हमारे अगोचर हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो चीज हमें आपको दिखाई न दे, जो इंद्रियों से परे हो, जिससे हमारी नेत्र से दिखे ही नहीं, तो उसे एक शब्द में क्या कर सकते हैं, तो अगोचर। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे अ जब भी किसी मूल शब्द के पहले लग गया तो उसका अर्थ क्या देगा, नहीं। तो इसका मतलब आप लोग इतना समझ होंगे। अब दो और अन्य शब्द देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जैसे आपका होता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अनावृष्टि, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि। यहां देखिए वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा। क्या होता है, वर्षा। वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा। अति माने क्या होता है, अधिक। अति का मतलब क्या होता है, अधिक। आप लोग सुने भी होंगे गांव में, नहीं कहते हैं अब बहुत अति हुई, अब काम नहीं चली, अब हुई जब बवाल हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अति का मतलब क्या होता है, किसी का अधिक होना ही अति होता है। अब वृष्टि माने क्या, वर्षा। तो जब समान वर्षा से अधिक वर्षा जब होने लगता है तो उसी को एक शब्द में क्या कर सकते हैं आप, अतिवृष्टि कर सकते हैं। तो अतिवृष्टि का मतलब आप तो समझ में आ गया होगा कि जहां पे समान वर्षा से अधिक वर्षा हो तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अतिवृष्टि। जब भी आपको एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे बस किस पे देखिएगा, अति। अति का मतलब क्या लिखलाएंगे, अधिक। और वृष्टि माने वर्षा, तो जहां पे वर्षा अधिक होगा उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अतिवृष्टि। अब आते हैं यहाँ पे अनावृष्टि। यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दो चीज जुड़ा है, अन्न प्लस आपका जो आ लगा है। तो अन्न का मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे नहीं। और वृष्टि माने क्या, वर्षा। तो जहां पे एक समझिए कि जहां पे वर्षा का अभाव हो या वर्षा हो ही ना, या ये भी कर सकते वर्षा कम हो भी तो क्या हो, कम हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, अनावृष्टि। अब तो समझ में आ गया। तो अनावृष्टि का मतलब वर्षा एकदम हो ही ना हो, या हो भी तो बहुत कम हो, तो उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, अनावृष्टि। तो देखिए यहाँ पे एक विलोम भी याद हो गया कि अतिवृष्टि का विलोम क्या, अनावृष्टि। अनावृष्टि का विलोम क्या, अतिवृष्टि। अब कैसे समझ गए आप जो है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ समझ गए। यदि अर्थ नहीं समझेंगे तो कभी भी आप इसको जो है क्या होगी, हमेशा गलती करेंगे। तो कुछ नहीं करना, अति का मतलब वर्षा, और सॉरी यहाँ पे अति का मतलब क्या होगा, अधिक, और वृष्टि का मतलब वर्षा। तो जहां पे वर्षा क्या हो, अधिक हो। यहाँ पे अन्न का मतलब क्या होगा, नहीं, वृष्टि माने वर्षा। तो अब यहाँ पे इतना रहते हैं, और बाकी जो है और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पर डे जो है दिया जाएगा। और थोड़ा सा वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार दो बार देखिए और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में देखते ही तुरंत क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो इसको अपने भाषा में समझिए, और जब अपने भाषा में समझने लगेंगे तो कोई चीज कठिन नहीं होता है, हर चीज आसान होता है। बस आपको केवल क्या करना है, एकदम प्रयास करना है कि आपको चीजों को कैसे समझना है। और पहली बार आप इसको जो है समझेंगे तो बहुत सारे शब्द को तैयार कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेगा। एक दो बार देखेंगे तैयार हो जाएगा। यदि रट लेंगे ना तो उसको समय समय पे क्या करना होता है, हमको क्या करना है, याद करना होता है। देखिए मान लीजिए दोनों चीज कितना रट पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब इसमें समझिए कि अति माने अधिक होता है, तो एक प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और बाकी आपको जो है कल इसी तरह से जो है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे।